प्रिय छात्र, आज टॉपिक 10 में हम गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। तो सबसे पहले फार्मूला पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस चित्र को देखते हैं और समझते हैं कैसे क्या हो रहा है इसमें। तो इस चित्र में दिखाया गया है कि यस पी यस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है, विरल माध्यम और सघन माध्यम को। विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है और इसका ध्रुव बिंदु P है तथा इसका वक्रता केंद्र C है। PC को मिलाया मुख्य अक्ष बन गया। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु बस O रखा गया है। O से चलने वाली किरण OA, जिसको हम आपतित किरण बोलते हैं, OA किरण पृष्ठ के बिंदु A पर गिरती है तथा अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकती हुई बाहर निकल जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती हुई बाहर निकल जाती है। अभिलंब यहाँ CAN है, तो CAN यानी अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुकती हुई बाहर की तरफ चली जाती है। दूसरी जो किरण होती है वह मुख्य अक्ष पर अभिलंबोत गिरती है, वह किरण OP है। OP मुख्य अक्ष पर अभिलंबोत गिरती है और गिरने के पश्चात सीधा बाहर निकल जाती है बिना विचलित हुए। क्यों? क्योंकि ये आपतित किरण है और इसका अभिलंब यही होगा। तो अभिलंब पर अगर आपतित किरण है तो उसके लिए I का मान 0 होता है, इसलिए वह किरण बिना विचलित हुए सीधा बाहर की तरफ निकल जाती है। यह किरणों का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। अगर ये किरण बाहर की तरफ जा रही है तो इसका डायरेक्शन इस दिशा में होगा और ये किरण बाहर की तरफ जा रही है तो इसका डायरेक्शन इस दिशा में होगा। हम देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें जब बाहर निकल रही होती हैं तो जब बाहर जा रही हैं तो ये आपस में कहीं मिलेंगी नहीं। जब ये मिलेंगी नहीं तो इसका प्रतिबिंब इधर बनना असंभव है। जब हम अपने आंख को यहां सेट करके देखते हैं, आंख को सेट कीजिए यहाँ पे और देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये किरणें वास्तव में इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, यानी कि इसका प्रतिबिंब यहाँ इस बिंदु पर बनता है। यानी कि जब हम A और B अपवर्तित किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तथा OP यानी PC जो किरण है आगे की तरफ जा रही है, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो मुख्य अक्ष पर बिंदु I पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो हमें लगता है कि प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो यह प्रतिबिंब वस्तु की ही दिशा में बन रहा है और वस्तु की दिशा में बन रहा है, बिंदुवत बनेगा और आभासी बनेगा। तो बिंदु I जो है वह वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें I और R की जरूरत है। I और R की सबसे पहले हम गणना करते हैं। तो जहां कोण OAN ये आपतन कोण है, कोण OAN इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्यों आपतन कोण है? क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। तो यह कोण I है, तो कोण OAN इज इक्वल टू I, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। यह आपतन कोण कहलाता है। दूसरा, अपवर्तन के पश्चात जो किरण बाहर की तरफ निकल रही है वह किरण AB है। AB का अभिलंब के द्वारा बनाया गया कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। तो यह कोण है BAC। जो कोण BAC है, BOC को मैंने R से लिखा यानी कि अपवर्तन कोण R है, तो यह कोण अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण R। तो ये I और R है। I और R के मान के लिए हमें कुछ गणनाएं करनी है। सबसे पहले हमें I का मान निकालना है और R का मान निकालना है, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं इसके बाद जस्ट स्नेल का नियम आता है। स्नेल का नियम ये कहता है कि sin I अपान sin R इज इक्वल टू N2 अपान N1। जब हमें I और R का मान मिला रहेगा तो हम उस स्नेल के फार्मूले में रख देंगे तो हमारा अगला रिलेशन बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें I की आवश्यकता है। तो I के मान के लिए हम मान निकालेंगे I का। कोण जानते हैं OAN I है, तो I के मान के लिए हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है OAC। त्रिभुज OAC में देख रहे हैं इस त्रिभुज का बहिष्कोण हमें I दिखाई दे रहा है। तो ये जो बहिष्कोण I दिखाई दे रहा है, बहिष्कोण प्रमेय से हम जानते हैं कि उस त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों का योगफल
उस त्रिभुज के बहिष्कोण के बराबर होता है। तो यानी कि जो कोण आई है बहिष्कोण है, इनका दो अंतः कोण अल्फा और गामा है, तो अल्फा प्लस गामा बराबर कितना बन जाएगा आई, इसलिए आई बराबर अल्फा प्लस गामा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यह आपतन कोण के लिए है कि आई बराबर अल्फा प्लस गामा। आई का मान मिल गया है, बेसिकली हमें अब आर का मान चाहिए, अपवर्तन कोण आर का मान। तो बी ए सी दिखाई दे रहा है, अपवर्तन कोण आर है, तो अपवर्तित किरण को जब पीछे की तरफ बढ़ाया गया है तो यह बिंदु आई पर मिल रहा है, इसलिए हम अपवर्तित किरण के लिए ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज आई ए सी में। तो त्रिभुज आई ए सी में यहां से हमें आर का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं कि आई ए सी का भी जो कोण आर है यह बहिष्कोण है, तो इस बहिष्कोण का मान किसके बराबर हो जाएगा, दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर, तो बीटा प्लस गामा के बराबर होगा। तो त्रिभुज आई ए सी से आर बराबर, आर इसका बहिष्कोण है और इनका दो अंतः कोण बीटा प्लस गामा है, तो आर बराबर बन जाएगा बीटा प्लस गामा। समीकरण नंबर 2। हमें आई और आर का मान मिल रखा है। इसके बाद हम जस्ट लगाएंगे स्नेल का सूत्र। स्नेल का सूत्र आप लोग पहले से जानते हो कि साइन आई अपान साइन आर बराबर होता है n2 अपान n1। तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से सूत्र है इनका साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n2 अपान n1, जहां n2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, n1 क्या है, पहले माध्यम के अपवर्तनांक के सापेक्ष, यानी कि पहले माध्यम के अपवर्तनांक के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बन जाता है साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n2 अपान n1। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। कैसे करेंगे, n1 का हम साइन आई से गुणा करेंगे तो n1 साइन आई बन जाएगा। अब n2 का साइन आर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो n2 साइन आर बन जाएगा। इसके लिए साइन आई और साइन आर के लिए तो सबसे पहले एज्यूम किया जाता है कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है तो यह कोण आई और आर भी बहुत छोटे होते हैं। जब हम इनको रेडियन में नापते हैं आई और आर को, हमें प्राप्त होता है कि साइन आई का मान, साइन आई का मान आई के बराबर और साइन आर का मान आर के बराबर प्राप्त होता है हमें। क्यों, क्योंकि जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है तो आई और आर भी बहुत छोटे हैं होते हैं। जब इनको हम रेडियन में नापते हैं तो साइन आई का मान आई के बराबर प्राप्त होता है और साइन आर का मान आर के बराबर प्राप्त होता है। तो यहां से यह रिलेशन ऐसे बन जाएगा, n1 साइन आई की जगह हम आई को रख देंगे, n2 और साइन आर की जगह हम आर को रख देंगे, तो ये रिलेशन मिल गया हमें n1 आई बराबर n2 आर। तो रिलेशन हमें कहाँ निकालना है, रिलेशन हमको निकालना है पी ओ आई और सी, यानी कि n1 और n2 में रिलेशन निकालना है। हम देख रहे हैं कि यह वैल्यू आई और आर ऊपर की तरफ है, इनको हमें चाहिए कहां से निकालना होता है, ध्रुव से। तो इनको सबसे पहले हम पहला स्टेप यह करेंगे, इसको हम नीचे की तरफ लेकर के आएंगे आई और आर को। तो आई और आर को नीचे की तरफ लाने के लिए हम ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ज्योमेट्री में कोण दे रखा है अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे दो प्रकार की दूरियां दे रखी हैं। तो सबसे पहले जो दूरी है वह है कि ऑप्टिकल दूरियां, यानी कि प्रकाशीय दूरियां। प्रकाशीय दूरियां इसमें पीओ, पीआई, पीसी, पीएम, ये सब सारे दूरियां ऑप्टिकल दूरियां जो कि प्रकाशीय दूरियां कहलाती हैं। और एक दूरियां और इसमें दे रखी है अल्फा बीटा गामा, ये सब ज्योमेट्रिकल दूरियां हैं। तो दो दूरियां, तो एक ही बार में सबसे पहले हम ऑप्टिकल दूरियों को लेकर के चलेंगे। अगर दोनों दूरियां आपस में लेकर के चलेंगे कहीं न कहीं कोई टॉपिक मिस्टेक हो जाएगा और पूरा का पूरा सूत्र गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम ऑप्टिकल दूरियों को लेते हैं, जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे उसके बाद फिर हम ज्योमेट्री लगाएंगे। तो n1 i इज इक्वल टू n2 r। अब हमें i और r का मान मिल रखा है समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 से i बराबर दे रखा है अल्फा प्लस गामा और r बराबर दे रखा है बीटा प्लस गामा। तो मान रखेंगे हम i का, हो जाएगा n1 i का मान है अल्फा प्लस गामा, n2 r का मान है बीटा प्लस गामा। हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे कि n1 का अल्फा से गुणा तो n1 अल्फा प्लस n1 का गामा से गुणा तो n1 गामा
इज इक्वल टू n2 का बीटा से गुणा करेंगे तो n2 बीटा प्लस n2 का गामा से करेंगे तो n2 गामा। अब हम गामा को एक तरफ कर लेंगे, गामा गामा को एक तरफ कर लेंगे, अल्फा बीटा को एक तरफ कर लेंगे। तो देख रहे हैं कि n2 बीटा, यहाँ पे बीटा दिखाई दे रहा है तो इसको हम पक्षांतर कर लेंगे तो बन जाएगा n2 बीटा। इधर है अल्फा तो प्लस n1 अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे गामा है यहाँ पे गामा है तो सबसे पहले n2 गामा माइनस ये प्लस है तो हो जाएगा तो माइनस बन जाएगा, n1 गामा हो जाएगा। अब यहां से गामा दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, गामा कॉमन कर लेंगे हो जाएगा n2 माइनस n1 इंटू गामा, ये हो जाएगा माइनस n2 बीटा प्लस n1 अल्फा। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। दिस इक्वेशन इज 3। इसके बाद क्या करेंगे, यहां हमें 3 चर दिखाई दे रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो हमें अल्फा बीटा और गामा का मान चाहिए। जैसे ही हमें अल्फा बीटा और गामा का मान मिल जाएगा वैसे यहाँ पे हम अल्फा बीटा गामा का मान रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो पूरा का रिक्वायर्ड व्यंजक हमें लास्ट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ऑप्टिकल दूरियों को सॉल्व कर लिया। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल दूरियों पे जो कि अल्फा बीटा और गामा है। यदि इस दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है तो यह कोण भी जो है अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे होते हैं। दर्पण के द्वारक के छोटे होने के कारण कि ये अल्फा बीटा गामा जो कोण है ये भी बहुत छोटे होते हैं। तो अल्फा बीटा गामा के मान के लिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। सबसे पहले हम अल्फा का मान निकालेंगे, फिर बीटा का मान निकालेंगे, फिर गामा का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले अल्फा का मान निकालने के लिए हमें एक त्रिभुज की आवश्यकता है। वह त्रिभुज कौन सा है, ओ ए यम। यम का पॉइंट जो होता है, यम वाला पॉइंट, उसको हम दर्पण के ध्रुव पे ही मानते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सारी दूरियां हमें कहां से प्राप्त होनी चाहिए, ध्रुव से प्राप्त होना चाहिए। इसलिए इस यम को पी के लगभग समीप माना जाता है। दर्पण के द्वारक छोटा होने के कारण सारी यानी बिंदु ए भी पी पे होगा और यम भी पी पे होगा। तो इसलिए सारा मान हम उसका पी से ही निकालेंगे, लेकिन कैलकुलेशन इसका हम यम से ही करेंगे। तो त्रिभुज ओ ए यम में हमें त्रिभुज ओ ए यम में कोण अल्फा दिखाई दे रहा है। तो जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का संबंध आप लोगों ने पढ़ रखा है कि लाल बटे कक्का। जहां यल का मान होता है साइन के बराबर और ए का मान होता है कास के बराबर और यल का मान होता है टैन के बराबर। तो टैन का जो रिलेशन होता है वो लंब और आधार में रिलेशन होता है। तो यहां देख रहे हैं कि लंब इसका कौन सा है, एएम। एएम लंब है और आधार क्या है, यमो। तो लंब बटे आधार, तो यानी कि अल्फा बराबर बन जाएगा यहाँ से टैन अल्फा, और टैन अल्फा का मान हो जाएगा लंब। लंब कितना है, एएम, आधार कितना है, यमो। तो हो जाएगा एएम अपान यमो। अब एएम तो एएम रहेगा ही। मैंने क्या बताया कि यम वाला पॉइंट पी पे माना जाता है, इसलिए यमओ का मान पीओ के बराबर हो जाएगा। तो यमओ को हम पीओ से रिप्लेस कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे एएम। अब एएम का मान कितना है, यच है। पीओ, पीओ की दूरी, ये दूरी यहां तक की, यानी कि पोल से वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं और यह पोल के बाएं साइड में है, जिसको हम निगेटिव कर लेंगे, यानी कि क्या बन जाएगा, माइनस यू। तो पीओ का मान माइनस यू के बराबर हो गया। ये हमें अल्फा का मान मिल गया। अब बात आती है बीटा के मान की। तो बीटा के मान के लिए हम ये वाला त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज आई ए यम में, त्रिभुज आई यम ए में, जो कि ये समकोण है। यहाँ पे यम पे बिंदु पे समकोण त्रिभुज है। तो आई यम ए में देखेंगे तो वही रिलेशन यहां से मिल रहा है कि ये लंब और ये आधार, लंब और आधार का रिलेशन टैन में ही मिलता है। इसलिए बीटा बराबर क्या बन जाएगा, टैन बीटा। और टैन बीटा का मान लंब बटे आधार के बराबर होता है। लंब जैसे कि दिखाई दे रहा है एएम ही है, एएम लंब हो गया और इसका आधार कितना हो जाएगा, यम आई। तो ये हो जाएगा यम आई। सारी दूरियां कहां से लेनी होती हैं, ध्रुव से ही लेनी होती हैं, इसलिए यम का मान पी के समीप होगा। तो यम आई की वैल्यू हम पी आई से रिप्लेस कर देंगे। तो यम आई को हम एएम अपान पी आई कर लेंगे और एएम का मान यानी कि इस लंब की ऊंचाई एच है और पी आई, पी से आई तक की दूरी ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसको हम माइनस भी से लिखते हैं क्योंकि ये बाएं साइड में है। तो इसलिए एएम अपान पी आई माइनस भी बन जाएगा। यहां से बीटा का मान मिल गया है, अल्फा का मान मिल गया, बीटा का मान मिल गया। अब बात आती है गामा के मान की। तो गामा हमें कहां दिखाई दे रहा है, ये सी ए यम त्रिभुज में।
या सी एम ए में, तो यम पे यह समकोण दिखाई दे रहा है हमें, तो त्रिभुज सी एम ए से हम गामा का मान निकालेंगे। तो यह कोण कितना है, गामा, तो ये बन जाएगा गामा, और गामा बराबर क्या हो जाएगा, tan गामा। क्यों, क्योंकि रिलेशन हमें इसमें लंब और आधार का ही दिखाई दे रहा है। तो लंब कितना है am, तो इसका am हो गया लंब अपान m इंटू सी, इसका आधार हो जाएगा। और मैंने क्या मान रखा है कि m वाला पॉइंट P पे होगा, तो इसलिए mc को हम PC से रिप्लेस कर देंगे, तो इसलिए बन जाएगा ये am अपान PC। अब am की ऊंचाई हमें मालूम है, डिस्टेंस कितना है h, और PC, P से C तक की दूरी जो कि वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसको हम r से लिखते हैं। और देख रहे हैं P की दाहिने साइड में, यानी कि आपतित किरण की ही दिशा में है, इसलिए इसका साइन हम पॉजिटिव लेंगे। तो PC की वैल्यू कितना हो जाएगी, प्लस r। हमें अल्फा, बीटा और गामा तीनों का मान मिल गया है। इन तीनों का मान हम इस समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, जहां पे अल्फा, बीटा और गामा पहले से उपस्थित हो रखे हैं। इसलिए अल्फा का मान रखेंगे, बीटा का मान रखेंगे और गामा का मान रखेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि -n2, अब बीटा का मान मैंने निकाल रखा है h अपान माइनस भी, तो यहाँ पे हो जाएगा h अपान माइनस भी प्लस n1। अल्फा की वैल्यू हमें मालूम है h अपान माइनस यू, तो यहाँ पे अल्फा की जगह हम रख देंगे h अपान माइनस यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू गामा। गामा की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है पहले से, कितना, h अपान प्लस आर, तो h अपान आर हो गया। अब यहां से देखते हैं, इस माइनस का माइनस से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा, ये प्लस, माइनस माइनस प्लस n2 h अपान भी प्लस ये है माइनस, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस, तो n1 h अपान यू बन जाएगा इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू h अपान आर। यह हमें वैल्यू मिल गई। अब देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में यहाँ पे h है, यहाँ पे h है, यहाँ पे h है। हम h को कॉमन कर लेंगे तो दोनों साइड में h कट जाएगा, h को कॉमन करके ही काटेंगे, तो h को हम कॉमन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा n2 अपान भी माइनस n1 अपान यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू h अपान आर। अब देख रहे हैं इधर भी h है और इधर भी, दोनों आपस में कट जाएंगे। वैल्यू हमें मिल जाएगी n2 अपान भी माइनस n1 अपान यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान आर, जो कि यह अभीष्ट फार्मूला है अपवर्तन के लिए किसी गोलीय उत्तल पृष्ठ पर। हाँ, एक बात और है इसमें, यदि n2 का n1 से अपवर्तनांक n है, यानी कि सघन माध्यम का विरल माध्यम के साथ अपवर्तनांक n है, तो हम n बराबर लिख लेते हैं n2 अपान n1, यानी कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष अगर n है तो n बराबर n2 अपान n1 है। तो इस व्यंजक को हमें n2 अपान n1 से रिप्लेस करवाना है। तो n2 तो यहाँ पे पहले उपस्थित हो रखा है, n1 हमें नीचे चाहिए, क्योंकि n2 अपान n1 का मान जानते हैं कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इस व्यंजक को, यानी कि जो व्यंजक निकाल रखा है आपने कि n2 अपान भी माइनस n1 अपान यू इज इक्वल टू n माइनस n2 माइनस n1 अपान आर इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान आर। यह जो व्यंजक है, इस व्यंजक को हमें इसके रूप में करना है, n2 अपान n1 के रूप में। तो इस व्यंजक में हम दोनों पक्षों में 1 अपान n1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 1 अपान n1 से और इसमें भी 1 अपान n1 से। जितना बाएं साइड में करेंगे गुणा, उतने ही दाहिने साइड में करेंगे, यानी कि जब एक ही व्यंजक के साथ गुणा किया जाता है तो समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तब 1 अपान n1 से जो गुणा करेंगे तो हो जाएगा n2 अपान n1 इंटू भी माइनस n1, और n1 का u से गुणा करेंगे तो n1 u इज इक्वल टू 1 अपान n1 से मल्टीप्लाई होगा तो n2 माइनस n1 अपान n1 इंटू आर। यहां से n2 अपान n1 का मान हमें दिखाई दे रहा है n है, तो बन जाएगा n अपान भी माइनस n1 और n1 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपान u इज इक्वल टू n2 अपान n1, n2 अपान n1 का मान बन जाएगा n माइनस n1 अपान n1 का मान कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बटे क्या बन जाएगा ये r। तो n अपान भी माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस r, n माइनस 1 अपान r। यही अपवर्तन का अभीष्ट और फाइनली सूत्र है। मैंने देखा कि अवतल पृष्ठ में भी यही सूत्र आ रहा था, उत्तल पृष्ठ में भी यही सूत्र आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि दोनों के लिए ही, चाहे वो गोलीय अवतल पृष्ठ हो
चाहे वो गोलीय उत्तल पृष्ठ हो, दोनों के लिए अपवर्तन का मान यानी कि सूत्र एक ही होता है। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।